Hello, this is Pratham Sharma. Welcome to your classes. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 84, ठीक है, which was regarding proclamation for person absconding. आपने पढ़ा था सेक्शन 84 proclamation for person absconding, ठीक. I hope you remember absconding. और आपने 5 सबसेक्शंस पढ़े थे, 1, 2, 3, 4, 5. Hope you remember. First subsection में you read regarding proclaimed person, that is generally proclamation जब issue होती है. सेकंड थर्ड में आपने सेकंड में रिगार्ड पढ़ा था मैनर ऑफ प्रोक्लेमेशन, और थर्ड में मुझे भी याद नहीं, थर्ड में आपने पढ़ा था आई एम सीइंग द बेयर एक्ट, अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन. ऑलराइट, थर्ड में आपने कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में पढ़ा था कि कब कोर्ट क्या कह दे उसको आप कंक्लूसिव प्रूफ मानोगे. कि अगर कोर्ट ये बोल देता है कि हाँ हमने प्रोक्लेमेशन इशू किया था, एक स्टेटमेंट कोर्ट दे देता है, क्या स्टेटमेंट देता है कोर्ट? बाय द कोर्ट इशूइंग प्रोक्लेमेशन टू द इफेक्ट दैट प्रोक्लेमेशन वाज ड्यूली पब्लिश्ड, कि प्रोक्लेमेशन ड्यूली पब्लिश्ड था. ये स्टेटमेंट अगर दे देता है कोर्ट, तो ये मान लिया जाएगा कि सारी रिक्वायरमेंट्स इस सेक्शन की, सेक्शन 84 की फॉलो हुई थी. फोर्थ बात कर रहा था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की. फोर्थ में क्योंकि चेंज आया तो आप ध्यान रखना, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जो जो प्रोक्लेम्ड होने के बाद, प्रोक्लेमेशन जिनके खिलाफ जारी हो जाता है, फिर भी वो अपीयर नहीं होते हैं, दे आर चार्ज्ड विद एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल विद 10 years or more और डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उनके लिए अब बोलते हैं कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए. ठीक है. देन फिफ्थ वाज सेइंग कि यार दो में जो तरीका है, दो का जो मैनर है, वो वही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के डिक्लेरेशन में भी लागू होगा. इतना हमने पढ़ लिया. Now we are starting with section 85, which is attachment of property. आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि लास्ट क्लास में देखा था कि लास्ट क्लास 1 घंटे की हुई थी लगभग. अच्छा, जिन्होंने पहली बार पढ़ा है उनके लिए तो बहुत अच्छा कि 1 घंटे में हुई थी. उन्होंने 84 पढ़ा और 84 के नोट्स बनाए होंगे. अब वो उसको रिवाइज करेंगे तो 10 मिनट 15 मिनट में वो नोट्स रिवाइज हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा. तो आपको इतना रिवीजन हो जाएगा, आपका समय अगली बार बचेगा. तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि देर में पढ़ रहे हैं. जल्दी का काम कभी सही नहीं होता. तो आप देर में पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़िए, याद करते करते पढ़िए. ठीक है. सेक्शन 85 इज अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉर्डिंग. अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉर्डिंग. तो अब इस पर हम आ गए. कितने सबसेक्शन है इसमें? देर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओ माय गॉड, देर आर 6 सबसेक्शन. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा. देखिए, सीक्वेंस याद है आपको? सीक्वेंस मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ. सीक्वेंस आप ध्यान रखना. अब सीक्वेंस में अटैचमेंट भी आ जाएगा. तो सबसे पहले हमने समन्स कराया, समन्स हुआ, उसके बाद वारंट जारी हुआ, उसके बाद प्रोक्लेमेशन जारी हुआ. अब आप प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट भी जारी कर सकते हो. दैट इज, या तो प्रोक्लेमेशन के साथ ही अटैचमेंट करवा दो प्रॉपर्टी का, साथ नहीं करवाना तो उसके बाद करा सकते हो. ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है. कहाँ लिखा है अभी सेक्शन पढ़ेंगे. ठीक है. तो लेट्स रीड. सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉर्डिंग. The court issuing a proclamation under section 84 may for reasons to be recorded in writing. कोर्ट जो भी प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा है सेक्शन 84 में, वो रीजंस को लिखेगा, राइटिंग इन दे शुड बी राइटिंग एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन. ठीक है, दोबारा पढ़ रहा हूँ. द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 में एट एनी टाइम, बीच कैसे छोड़ दिया, में, एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और रिमूव. दिस इज इम्पोर्टेंट. कोर्ट जो कि प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा है सेक्शन 84 में, मे एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद
ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, वो मूवेबल हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, और बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन। और वो किसको बिलोंग कर रही हो? प्रोक्लेम्ड पर्सन। यहाँ पर अभी तक ये नहीं आया कि साथ साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता अटैचमेंट प्रोक्लेमेशन के। अभी यहाँ लिखा हुआ है बाद में करोगे। पहले समन्स, पहले मैंने क्या लिखा, पहले समन्स, फिर वारंट, फिर प्रोक्लेमेशन, फिर अटैचमेंट। जनरल रूल तो यही है। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल इज, जनरल रूल इज प्रोक्लेमेशन के बाद अटैचमेंट होगा। प्रोक्लेमेशन के बाद अटैचमेंट होगा। दिस इज द जनरल रूल। और किस प्रॉपर्टी का होगा? मूवेबल का हो सकता है और इमूवेबल का हो सकता है, या फिर दोनों का हो सकता है। ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग कर रही हो? बिलोंगिंग टू द, बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन। अब जो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको प्रोक्लेम्ड पर्सन दिख भी रहा होगा। यहाँ पहली बार प्रोक्लेम्ड पर्सन यूज हो रहा है। कौन था प्रोक्लेम्ड पर्सन? 84(1) वाला। ठीक है, ये 84(1) वाला है प्रोक्लेम्ड पर्सन। 84(4) में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर शब्द यूज हो रखे हैं। नाउ कम टू प्रोवाइजो। Provided that where the time of the issue of proclamation, provided that where the at the time of issue of proclamation, the court is satisfied by affidavit or otherwise. Provided that where at the time of the issue of proclamation, the court is satisfied by affidavit or otherwise that the person in relation to whom the proclamation is to be issued is about to dispose of the whole or any part of his property, or is about to remove the whole or any part of his property from the local jurisdiction of the court, it may order, it may order the attachment of property simultaneously with the issue of the proclamation. यहाँ वो एक्सेप्शन वाली बात आ गई कि यार जनरल रूल में तो प्रोक्लेमेशन के बाद अटैचमेंट होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली भी हो सकता है। तो कब? प्रोवाइजो के हिसाब से। तो जब प्रोक्लेमेशन इशू हो रहा है तो आप कह रहे हो कि यार किसकी रिपोर्ट चाहिए? एक सेकंड बेटा, देयर इज रिटर्न। हाँ, proclamation, the court is satisfied by affidavit or otherwise that person in relation to whom the proclamation is to be issued। तो जब आप proclamation issue कर रहे हो तो एपीओ की रिपोर्ट लगा दोगे। Then at the time of warrant you do not check any such thing, but when you come with an application of section 84, the court will always be mindful of the fact that APO must give them the report of such things that he is not getting apprehended. At the time of this application of 84, it may happen that police is having suspicion that the person against them, who they are seeking proclamation right now against, is going to dispose of the whole of their property. Meaning thereby कि हो सकता है, देखो जनरली हम क्या कह रहे हैं, अभी अभी आई जस्ट सेड कि जनरली जो वकील साहब होंगे, वकील साहब की रिपोर्ट आप लगा दोगे। ठीक है, वारंट के टाइम पर ये सब चीजें नहीं देखी जाती। लेकिन पुलिस वाले जब 84 के तहत कोर्ट में आएंगे, प्रोक्लेमेशन इशू करवाएंगे और बोलेंगे उसके लिए, तो फिर कोर्ट ये बोलेगा कि भाई वकील साहब आप एक रिपोर्ट दो इस बात को कहते हुए कि वो पकड़ा नहीं जा रहा। ठीक है, अब उस समय पर अगर पुलिस चाहे, पुलिस को ये शक है कि वो भाग सकता है, जिसके खिलाफ वो प्रोक्लेमेशन चाहते हैं, अगर पुलिस को शक है कि वो भाग सकता है, अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकता है, तो फिर वो साथ में एफिडेविट भी दे देंगे कि अरे साहब वो जब भाग जाएगा, आप अभी के अभी अटैचमेंट भी इशू कर दो। ठीक है, तो बाय एफिडेविट और अदरवाइज द रिपोर्ट दैट द पर्सन इन रिलेशन टू whom the proclamation is to be issued is about to dispose of the whole or any part of his property, or it's about to remove the whole or any part of his property from the local jurisdiction of the court, it may order attachment of property simultaneously with the issue of the proclamation। ठीक, तो क्या बोला गया, मैं लिखता हूँ। You said, you can frame a question, you can frame a question
What question is if attachment can be simultaneously issued with proclamation, issued with proclamation, ऐसा आप एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है? Yes, as per proviso of section 85 सबसेक्शन 1। प्रोवाइजो के हिसाब से, प्रोवाइजो में क्या बोला गया है? when when court is satisfied by affidavit, when court is satisfied by by affidavit or otherwise, ठीक है, रिपोर्ट सबमिट कर रखी, by affidavit or otherwise, the person against whom proclamation is to be issued is going to dispose or is going to dispose or remove any part of his property, any part of his property from from court's jurisdiction, ठीक है, तब ऐसा किया जा सकता है, तब साइमल्टेनियसली भी प्रोक्लेमेशन इशू किया जा सकता है, ठीक। देन 85 subsection 2 पे आएगा, 85 subsection 2, what does it say? Such order shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within whose district such property is situated. ऐसा ऑर्डर shall authorize the attachment of any property, ये जो ऑर्डर है ये अटैचमेंट ऑथराइज करेगा किसी भी प्रॉपर्टी का belonging to such person within the district in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within whose district it is within whose district such property is situated. Not that important, इतना important नहीं है, चलो इसका हिंदी अनुवाद कर लो फिर भी। वो थर्ड और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थर्ड और फोर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन सेकंड फिल्म ये कहता है कि यार ये जो ऑर्डर ना ऑथराइज करेगा, किसको ऑथराइज करेगा या क्या चीज ऑथराइज करेगा? अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जो किसको बिलोंग करती है? ऐसे इंसान को डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन विच इट इज मेड, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये ऑर्डर बना है उस डिस्ट्रिक्ट में ही अगर कोई व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी पर ही अटैचमेंट हो सकता है, एंड इट शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंग टू सच पर्सन विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट व्हेन एंडोर्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद इन हुज डिस्ट्रिक्ट सच प्रॉपर्टी सिचुएटेड। यानी अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी प्रॉपर्टी है और वहां का डीएम इंडोर्स कर देता है तो वहां भी अटैचमेंट हो सकता है। क्लियर, सिंपल। थर्ड, if the property order to be attached is a debt or other movable property, सबसेक्शन 3 से अगर जो प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हो वो डेट है, सीबीसी में भी पढ़ते हो ना कि डेट अटैच हो सकता है, ठीक है, तो अगर वो प्रॉपर्टी जो ऑर्डर की है जो अटैच हुई है दैट इज अ डेट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि डेट भी अटैच हो सकता है। मतलब ऐसे समझ लो कि मैं प्रोक्लेम्ड पर्सन हूँ, अब मुझे किसी से उधार लेना है, मेरे दोस्त से मुझे उधार लेना है, तो मेरा ये जो डेट है मतलब मैंने उधार दे रखा है तो मेरा जो उधार है वो अटैच हो जाएगा। इसका मतलब
मेरा दोस्त मुझे उधार नहीं देगा, मेरा दोस्त कोर्ट में पैसा जमा कर देगा एंड इट विल बी डीम्ड कि उसने मुझे उधार वापस कर दिया। तो थर्ड कहता है, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड टू बी अटैच्ड इज अ डेट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड। तो अटैचमेंट इस सेक्शन में कैसे हो, यानी व्हाट विल बी द मोड ऑफ अटैचमेंट, है ना, यही तो बताया जा रहा है। ठीक है, कि अटैचमेंट आखिर होना कैसे है। तो मूवेबल के केस में दे आर सेइंग बाय सीजर, बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, आप रिसीवर अपॉइंट कर लो, सीज कर लो सीधा सीधा प्रॉपर्टी, by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to any one person on his behalf। वही सीपीसी वाली बातें लिख रखी है कि आप बोल दो यार कि इसको डिलीवरी नहीं करनी है प्रॉपर्टी की। डी, by all or any of the two such methods। फोर्थ में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रखी है, पढ़ो फोर्थ। if the property order to be attached is removable, the attachment under this section shall in the case of land paying revenue to the state government be made through the collector of the district in which land is situated, and in all other cases by taking possession। अब immovable property है तो सीज तो करोगे नहीं उसे, आप उसका पोजेशन लोगे, तो बाय टेकिंग पोजेशन, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, वहां भी रिसीवर अपॉइंट, यहाँ भी रिसीवर अपॉइंट। सी, बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट। इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है आपने रेंट पे दे रखा है उसको, तो आप कह रहे हो रेंट अब तुम अपने मकान मालिक को नहीं हमको दो। By an order in writing prohibiting the payment of rent delivery of property on delivery of property to the proclaimed person or to anyone on his behalf। ठीक है, rent on delivery of property on to the proclaimed person or anyone on his behalf। और D है to buy all or any two of such methods as the court thinks fit। तो 3 और 4, ठीक है। 85 टू इज सिंपल। आप समझते ही होगे क्या लिखना है, अगर किसी को तो आप लिख सकते हो कि ऑर्डर क्या ऑथराइज कर रहा है। ऑर्डर शेल ऑथराइज, ऑर्डर शेल ऑथराइज, ठीक है, क्या, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन, बिलोंगिंग टू सच पर्सन, बिलोंगिंग टू सच पर्सन। अब यहां से बाइफर्केशन हो जाएगा, सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट, within the district, within the district, this is without the district, without the district, without the district में with DM's, DM's endorsement, with DM's endorsement। बस इतनी बात है, क्यों यहाँ पे कोई डीएम के एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। देन कैसे अटैच होगी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो मोड ऑफ अटैचमेंट, मोड ऑफ अटैचमेंट बात करता है 83, सॉरी 85, 85, 85 3 है और 85 4 है। 3 बात करता है डेट और मूवेबल प्रॉपर्टी, डेट और मूवेबल प्रॉपर्टी, और 85 4 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड पेइंग रेवेन्यू, लैंड पेइंग रेवेन्यू और इमूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड पेइंग रेवेन्यू के लिए उन्होंने बोल रखा है इट विल बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। If the property order to be attached is removable, the attachment shall be made through the collector of the district। ठीक है, उसके लिए तो उन्होंने बोल रखा है। बाकी 83 3 में और 85 3 में और 85 4 में जो तरीके हैं वो क्या दे रखे हैं,
85.3 is talking about movable property. 85.4 is talking about immovable property. Immovable property. In other cases, than land paying revenue. Movable में by seizure. Second, by appointing receiver, by appointing receiver. Third, by prohibiting delivery, by prohibiting delivery. And fourth, any two. यहाँ पर रिमूवल में, अरे सुन रहे हो ना मेरी बात? ऐसा तो नहीं तुम्हें मेरी शक्ल नहीं दिख रही, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही, और हम दोनों को एक दूसरे की शक्ल नहीं दिख रही, तो इसलिए आप या तो वीडियो बंद करके जा चुके होंगे, या आप सोच रहे होंगे इतना सब कौन लिखे, ये इंसान तो पागल है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप सब कुछ लिखिएगा। बाई टेकिंग पोजेशन, ये तो यहाँ सेम ही है। बाई अपॉइंटिंग रिसीवर, बाई अपॉइंटिंग रिसीवर। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या है, थर्ड के लिए बाई प्रोहिबिटिंग डिलीवरी तो नहीं था, यहाँ लिखा है बाई प्रोहिबिटिंग पेमेंट। बाई प्रोहिबिटिंग पेमेंट, अच्छा चलो कुछ तो प्रोहिबिट हो ही रहा है। बाई प्रोहिबिटिंग पेमेंट ऑफ रेंट, किराया नहीं दोगे। सोचो तुम्हारी 4-5 जमीनें होती, तो तुम्हें किराया मिल रहा होता, तुम आराम से बैठे होते, पढ़ हो सकता है पढ़ रहे होते, हो सकता है नहीं पढ़ रहे होते। बाई प्रोहिबिटिंग पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी। एंड द फोर्थ वन एज माई फ्रेंड्स बाय एनी टू। ठीक है, बाय एनी टू, किसी से भी, किसी से भी। और वो भी लिख लेना इन द केस ऑफ लैंड पेइंग, या इमूवल में वो भी बात लिखते हैं ना, इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू, लैंड पेइंग रेवेन्यू। क्या करना है रेवेन्यू, लैंड पेइंग रेवेन्यू केस में, आगे खुद लिखो, लिख सकते हो, अगर पढ़ा होगा तो लिख सकते हो, सुन रहे हो मुझे तो लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं ही लिख देता हूँ, इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू, इसको टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू द एसजी स्टेट गवर्नमेंट, द अटैचमेंट शैल बी मेड थ्रू द कलेक्टर। ये प्रीलिम्स के लिए बड़े सवाल बनेगा नहीं। द अटैचमेंट कभी ना कभी तो आ ही रखा है, मुझे याद है, कहीं तो मैंने इसको टिक लगाया है। द अटैचमेंट shall be made, shall be made, shall be made through the collector, through the collector। ठीक, आप हर चीज लिखिए, हर चीज पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, एंड नो बडी कैन स्टॉप यू। पर पढ़ने में समय लगाइए, ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। अच्छा, देन 84 सबसेक्शन 5, 80 सॉरी 85 सबसेक्शन 4, 85 subsection 4, if the property order to be attached consists of livestock or is of perishable nature, लाइव स्टॉक है, भेड़ बकरी है, या फिर पेरिशेबल नेचर है, खराब हो जाएगा, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट, इफ इट थिंक्स इट एक्सपीडियंट, लाइव स्टॉक है जल्दी निकालो इसे, पेरिशेबल नेचर है जल्दी खराब हो जाएगा, ऑर्डर इमीडिएट सेल देयर, तो जो अटैच किया है उसको वही तुरंत निकालो, सेल करवाओ। एंड इन सच केसेस द प्रोसीड्स ऑफ द सेल शैल अबाइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो प्रोसीड्स ऑफ सेल वैसे ही रखा जाएगा जैसे जैसा भी कोर्ट का आदेश। इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड टू बी अटैच्ड कंसिस्ट्स ऑफ लाइवस्टॉक or is of perishable nature, then immediate sale may be ordered by the court. This is what is being said। ठीक है, अगर आपके पास जीवित जानवर है या पेरिशेबल नेचर का कुछ है, गन्ने है, फल है, सब्जी है, द कोर्ट, तो कोर्ट उसका इमीडिएट सेल का ऑर्डर कर देगा। और कोर्ट जब भी सेल का ऑर्डर करती है तो हमेशा ऑक्शन से होता है, हमेशा ऑक्शन सेल होती है, तो कोर्ट पिक एंड चूज तो नहीं करेगा। ठीक है, कि कोई आगे खरीद ले, तो इट विल बी एन ऑक्शन। क्या लिखा है 85(4) में, आप ऐसे रख सकते हो, if the property ordered, if the property
if the property ordered to be attached, ordered to be attached, if the property ordered to be attached consists of consists of livestock, livestock, or is of perishable nature, or is of perishable nature, ठीक, तो then immediate sale may be, then court may order immediate sale thereof, तो कोर्ट उनकी इमीडिएट सेल का ऑर्डर कर सकता है, ठीक। देन हो व्हाट एम आई डूइंग, 85 5 है बेटा ये, ठीक है, आई एम रियली सॉरी। जो मेरे साथ है, जो आगे खुली करके पढ़ रहे हैं, उन्होंने कर लिया होगा। मेरी भी आगे खुली है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत बार पढ़ाते पढ़ाते मैं बुक भी देख रहा हूँ, अपने नोट्स भी देख रहा हूँ, तो पुराने सेक्शंस भी देख रहा हूँ, नए सेक्शंस भी देख रहा हूँ, तो हो जाता है। बट इट इज 85 5, ठीक। तो क्या पढ़ा तुमने अभी तक? 85 पढ़ा, लास्ट सब सेक्शन बचा हुआ है। अच्छा, कर ले उसको भी, 86 और कर लेते हैं, फिर रिवाइज करते हैं। द पावर्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ रिसीवर, पावर्स, ताकतें, जो तुमको भी चाहिए, सबको चाहिए। पावर्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज ऑफ a receiver appointed under this section shall be the same as those of a receiver appointed under CPC. तो it is same. तो receiver, receiver under section 85 BNSS is equal to receiver under CPC. ये बोला जा रहा है। In terms of what? In terms of power, in terms of duties, और in terms of liabilities. Liabilities आप समझते हो ना, जैसे CPC का एक सेक्शन है कि भाई रिसीवर की जिम्मेदारी होगी प्रॉपर्टी की देख रेख करने की। अब अगर रिसीवर की वजह से कुछ नुकसान पहुंचता है तो रिसीवर लायबल होता है उसके लिए। देयर कैन बी सम लायबिलिटीज, देयर कैन बी सम ड्यूटीज, देयर कैन बी सम पावर्स। पावर्स इन द वे लाइक कोई ट्रेस पास कर रहा है, रिसीवर हैज द पावर कि उसके खिलाफ केस इनिशिएट कर सकता है, दिस काइंड ऑफ पावर्स। ड्यूटीज हो गया कि देख रेख करे अच्छे से, ठीक है, कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत ना करे, दैट इज समथिंग लाइक ड्यूटी क्या होनी चाहिए। तो आपने 5 सबसेक्शंस पढ़े 85 में। द वेरी फर्स्ट टॉक्ड अबाउट कि कब जनरल रूल क्या है ना। 85 में आपने, मैं यहाँ लिखता हूँ, 85 में पहला सबसेक्शन आपने पढ़ा, इट टॉक्ड अबाउट जनरल रूल। जनरल रूल क्या है कि हमेशा प्रोक्लेमेशन पहले, अटैचमेंट बाद में। लेकिन वहीं पे आपने प्रोवाइजो पढ़ लिया, प्रोवाइजो में लिखा हुआ है प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट एक साथ हो सकते हैं, पैरेलली हो सकते हैं, साथ में हो सकते हैं। तो उसके लिए आपने पढ़ लिया कि क्या देना होगा, बस उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक एफिडेविट देना होगा जिसमें आप ये बोलोगे कि जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन है वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने वाला है या रिमूव करने वाला है कोर्ट के जुरिसडिक्शन से। सेकंड सबसेक्शन जो है, आपने कहा, सेकंड इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसे। थर्ड आपने कहा कि मूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे अटैच करना है, उसकी बात करता है। देयर आर 3 मोड्स, पहला सीजर, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ आप क्या कर सकते हो, सीज कर सकते हो उसे, दूसरा रिसीवर अपॉइंट कर सकते हो, और तीसरा बाय प्रोहिबिटिंग। प्रोहिबिटिंग क्या, प्रोहिबिटिंग, प्रोहिबिट क्या करोगे वहां पे, तो बाय प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी, बाय प्रोहिबिटिंग डिलीवरी, बाय प्रोहिबिटिंग डिलीवरी, ठीक है, बाय प्रोहिबिटिंग डिलीवरी रिसीवर, एंड दिस इज एस इज मूवेबल में एस सीजर। फोर्थ बात करता है मूवेबल की। इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे आप अटैच करवाओगे? पहला, अब यहाँ सीजर तो होगा नहीं, तो यहाँ पोजेशन है, यहाँ पोजेशन है। सेकंड में क्या है, रिसीवर यहाँ भी है। थर्ड में क्या है, बाई प्रोहिबिटिंग, बट क्या प्रोहिबिटिंग, मूवेबल में तो था डिलीवरी प्रोहिबिट कर दो, यहाँ डिलीवरी, यहाँ प्रोहिबिट रेंट कर दो,
रेंट मत दो उसको। अच्छा, यहाँ फोर्थ था एनी टू, और यहाँ भी फोर्थ क्या है, एनी टू, सेम है। ठीक है, यहाँ भी एनी टू, कोई भी इनमें से आप और एक से ज्यादा तरीके अपना सकते हो। फिर आपने कहा फाइव की इस बारे में कह रहा है, फाइव बात कर रहा था, फाइव बात कर रहा था कि जो अटैचमेंट हुआ है, इफ इट इज लाइफ स्टॉक, अगर ये लाइफ स्टॉक है या पेरिशेबल नेचर का है, तो इसको सेल कर दिया जाएगा। तो कोर्ट में ऑर्डर इट्स सेल, कोर्ट में ऑर्डर इट्स सेल। ठीक है, तो कोर्ट इसकी सेल का ऑर्डर कर सकता है। हो गया। नाउ 86, सेक्शन 86, सेक्शन 86। ठीक है, इट्स अ न्यू सेक्शन, कंप्लीटली न्यू प्रोविजन, पूरा नया प्रोविजन उठा के डाला है। क्या है? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन, ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। ठीक, ये हमें पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। लेट्स सी इट। The court may, on the written request of a police officer not below the rank of superintendent of police, क्या बात है, क्या बात। कोर्ट जो है, रिटर्न रिक्वेस्ट पर, रिटर्न रिक्वेस्ट कौन दे रहा है? पुलिस ऑफिसर। तुम देख रहे हो, पुलिस वाले यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुमको जज क्यों बनना है, इसलिए बनना है। The court may, on the written request from a police officer not below the rank of superintendent of police, और जो रिक्वेस्ट कर रहा है, मजे की बात है, वो एसपी से नीचे नहीं होना चाहिए, सीपी से नीचे नहीं होना चाहिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस से या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे नहीं होना चाहिए। सॉरी। Initiate the process of requesting assistance from a court. The court may, on the written request from a police officer not below the rank of superintendent of police or commissioner of police, initiate the process of requesting assistance from a court. वो इनिशिएट कर सकते हैं, कोर्ट में इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग असिस्टेंस फ्रॉम अ कोर्ट और एन अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्किल फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर आइडेंटिफिकेशन अटैचमेंट एंड फोर्थ फीचर ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ प्रोक्लेम्ड पर्सन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 भी नया है, चैप्टर 8 इज आल्सो न्यू, पहली बार, पहली दफा इस कोड में लाया गया है, संहिता में लाया गया है। देखिए, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, एक दूसरे स्टेट के साथ संबंध की बात हो रही है, दूसरे किसी स्टेट में, दूसरे किसी देश में आपको अटैचमेंट करवाना, तो उसकी बात हो रही है। आइडेंटिफिकेशन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन in the contracting state, initiate the process of requesting assistance from a court or an authority in the contracting state for identification attachment for future property belonging to a proclaimed person in accordance with the procedure is provided in chapter 8. We'll read that. बस आप चैप्टर सेक्शन 86 नया नवेला है, इतना ध्यान रखना। 87, 87, section 87, it is claims and objections, claims and objections, किस बात के? टू अटैचमेंट, claims and objections to attachment, इसकी बात हो रही है। ठीक है, सिंपल है, ये भी पढ़ लो फटाफट से। If any claim is preferred to or objection made to the attachment of any property attached in section 85 within 6 months from the date of such attachment, अगर कोई भी क्लेम दिया जाता है, ऑब्जेक्शन उठाया जाता है किसी भी अटैचमेंट पर जो कि सेक्शन 85 में हुआ है, 6 महीने के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन, किस ग्राउंड पर? ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेमेंट और ऑब्जेक्शन objector, claimant or objector has an interest in such property and that such interest is not liable to attachment under section 85। किसी और का इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट अटैचमेंट के लेवल नहीं है, अटैचमेंट नहीं हो सकता उसका। द क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड मे बी अलाउड और डिसअलाउड, मे बी अलाउड और डिसअलाउड
in whole or in part, provided that any claim preferred or objection made within the period allowed by this subsection may, in the event of death of claimant or objector, be continued by his legal representative. ठीक आसान है. डेट ऑफ अटैचमेंट से 6 मंथ्स के अंदर अंदर मैं कोई भी इंसान, एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन who has an interest, having an interest, can prove, and he can prove that property is not liable to be attached, may raise objections. Writing जो मैंने बोला, मैंने आपसे कहा कि डेट ऑफ अटैचमेंट, डेट ऑफ अटैचमेंट से 6 मंथ्स, डेट ऑफ अटैचमेंट से 6 मंथ्स के अंदर अंदर में एनी पर्सन, any person other than proclaimed person, other than proclaimed person, other than proclaimed person, having any interest, having any interest, and who can prove, who can prove, who can prove that property is not liable, and who can prove that property is not liable, is not liable to be attached, to be attached, may raise ऑब्जेक्शन. ऐसा व्यक्ति ऑब्जेक्शन रेज कर सकता. ठीक, डी बोला जा रहा है. सबसेक्शन 1 हमने पढ़ाया अभी. मान लो कि आपने मुझे गाड़ी बेची, ठीक है, पर पोजेशन आपके पास है, यानी यू आर प्रोक्लेम्ड पर्सन, आप प्रोक्लेम्ड पर्सन हो, आपने मुझे गाड़ी बेच दी, पर पोजेशन आप ही के पास था. ठीक है, पुलिस ऑफिसर आया, पुलिस ऑफिसर ने वो गाड़ी ले ली, और उसका अटैचमेंट करवा दिया. तो मैं ऑब्जेक्शन उठा रहा हूं कि भाई मेरा इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, पर ध्यान देने की बात यह है कि ये 6 महीने के अंदर अंदर मुझे कर लेना है. ऐसा नहीं हो सकता मैं इंतजार कर रहा हूँ. और प्रोवाइजर जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस क्लेम को, इस ऑब्जेक्शन को आगे बढ़ा सकता है. क्लेम इज प्रिफर्ड एंड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्शन इज बेड. सबसेक्शन 2, claims or objections made under subsection 1 may be preferred or made in the court by which the order of attachment is issued. Order of attachment जिस कोर्ट ने इशू किया है, क्लेम ऑब्जेक्शन उसी कोर्ट में उठाया जाएगा. और if the claim or objection is in respect of property attached under an order endorsed in subsection 2 of 85, डीएम ने उसको एंडोर्स कर रखा है दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में, in the court of CGM of the district in which the attachment is made. तो या तो जो क्लेम ऑब्जेक्शन होगा कहाँ हुआ है ना, जुरिडिक्शन क्या है उसका. 87(2) बात करता है आप क्लेम ऑब्जेक्शन दोगे कहाँ. तो जो क्लेम ऑब्जेक्शन है वो या तो उस कोर्ट में जाएगा, इन द कोर्ट विच, इन द कोर्ट विच इशूड ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, विच इशूड ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट. ठीक है, या तो उस कोर्ट में जाओ आप, या फिर टू सीजीएम, टू सीजीएम of the district, of the district when property attached lies in another district, lies in another district whose DM has endorsed the order, has endorsed the order as per section 85 clause 2. ठीक, आपने 85 पढ़ लिया, आपने 86 भी पढ़ लिया, और अब आप 87 के 2 पर हो. ये तो बड़ी बढ़िया बात है. 86 नहीं पढ़ा है, 86 आपने सिर्फ समझा है कि हाँ यार चला आगे पढ़ेंगे, बाहर की बात कर रहा है. तो
5 आपने पढ़ लिया। हेडिंग याद है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, आपने एक तो ये पढ़ लिया। 86, हेडिंग याद रखो 86 की, आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। आइडेंटिफिकेशन एंड attachment of property, identification and attachment of property of proclaimed person in contracting state। ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की बात कर रहे हैं। और 87 अभी अभी जस्ट आपने पढ़ा है, इट इज क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस। क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस, ठीक है, इसकी बात कर रहा है टू अटैचमेंट। इसमें अभी तक आपने सबसेक्शन 1 पढ़ा है। इट सेज 6 मंथ्स के अंदर अंदर क्लेम ऑब्जेक्शन उठाना है। और सेकंड भी आपने पढ़ लिया है कि कहाँ पर उठाना है, कोर्ट, जिस कोर्ट ने इशू किया, या फिर सीजेएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट के डीएम ने एंडोर्स किया। सबसेक्शन 3, एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट इन व्हिच इट इज प्रेफर्ड। हर ऐसा क्लेम ऑब्जेक्शन भाई उस कोर्ट द्वारा इंक्वायर किया जाएगा जिस कोर्ट में प्रेफर किया, प्रोवाइडेड दैट इफ इट इज प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट ऑफ सीजेएम। हाँ, लेकिन अगर सीजीएम की कोर्ट में इसको प्रेफर किया गया है, ही मे मेक इट ओवर फॉर डिस्पोजल टू एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, तो वो ये इंक्वायरी किसी और अपने से जूनियर मजिस्ट्रेट को दे सकता है। सबसेक्शन 4, एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड। कोई भी जिसका क्लेम ऑब्जेक्शन डिसअलाउ हो गया है, और इन होल, पूरी तरह से, और इन पार्ट बाय एन ऑर्डर सबसेक्शन 1, or in part in order by subsection 1, may within a period of 1 year from the date of such order institute a suit to establish the right which he claims in respect of the property in dispute, but subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 84(1), सॉरी मैं 87 पे हूँ। 87(1) आपने पढ़ लिया, 6 मंथ की बात थी उसमें। 87(2) आपने पढ़ लिया, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात थी कि कहाँ पे आप क्लेम, किस कोर्ट में आप क्लेम प्रेफर करोगे या ऑब्जेक्शन रेज करोगे। एंड 87(3) हमने पढ़ लिया। 3 वाज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बस इतना बोला जा रहा था कि कोर्ट इसको इंक्वायर करेगा। एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड, इंक्वायरी बिठाएगा कोर्ट, ठीक है। 87(4) है, इट इज द रियल डील। इसमें ये बोला जा रहा है कि आप विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर which allow which disallow any claim or objection। So if there has been order that it disallows claim or objection, कैसे disallows, या तो wholly और पार्टली disallows, ठीक है। तो फिर आप इस ऑर्डर के दिन से 1 year from this order, within 1 year from this order, इस ऑर्डर के 1 साल के अंदर अंदर में आप क्या करोगे, यू में फाइल सूट, यू में फाइल सूट। पर्सन में फाइल सूट टू स्टैब्लिश हिज राइट, टू स्टैब्लिश हिज राइट। भाई सही बात है ना, तो ऑर्डर हुआ है, लेकिन आपका अधिकार, आपका जो राइट है वो तो अब उस पर गंभीर तरह से चर्चा होगी सीपीसी के प्रोविजंस के हिसाब से, तो आपका राइट और सामने आएगा, आप बकायदा ढंग से सबूत दोगे कोर्ट में जाकर, ठीक है। which he claims of the property in dispute but subject to the result of such suit, if any, ठीक, the order shall be conclusive। तो ऑर्डर जो है वो कंक्लूसिव है। ये जो ऑर्डर हुआ है, ये इट इज एन कंक्लूसिव ऑर्डर, इट इज एन conclusive order, but it is subject
It is subject to result of the suit. रिजल्ट ऑफ द सूट। बस एक ही समस्या है कि सूट का जो रिजल्ट है ये ऑर्डर उससे बाध्य है। अगर सूट में आ गया कि और सूट का रिजल्ट आ गया कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है वो इसी इंसान की, तो ऑर्डर फिर मान्य नहीं होगा। अच्छा, इंसान ने सूट फाइल नहीं किया तो ऑर्डर ही कंक्लूड होगा। ठीक है, आई होप यू गेट इट। 87 4 सबसेक्शन 4 इज रियली इंपॉर्टेंट। 88 पे आता है रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। Release, sale, and restoration of attached property. What does it say? If the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation, अगर proclaimed person appear होता है within the time specified in the proclamation, the court shall make an order releasing the property from attachment. If the proclaimed person agree, अगर proclaimed person appear होता है within the time specified in the proclamation, प्रोक्लेमेशन में जनरली 30 दिन के लिए लिखा रहता है कि 30 दिन के अंदर अंदर, है ना, बोला है ना सेक्शन में 85 में, 85 85 84 84 सबसेक्शन 1, 30 डेज की उसमें बात है। तो 30 डेज के अंदर अंदर जो प्रोक्लेमेशन है मैक्सिमम दिया जा सकता है, मैक्सिमम, राइट, नॉट लेस देन, सॉरी, मिनिमम, मिनिमम इज 30 डेज, मैक्सिमम कैन बी मोर। तो मिनिमम 30 डेज का जो आपको टाइम देना ही देना है प्रोक्लेमेशन का, आप उससे ज्यादा भी दे सकते हो। तो वही 88 सबसेक्शन 1 में बोला है, इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन आ जाता है उस टाइम स्पेसिफाइड में, प्रोक्लेमेशन में जो भी टाइम दिया है, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट, तो कोर्ट प्रॉपर्टी रिलीज कर देगा। सीधी सी बात है, तुम आए बाहर आई तो क्या समस्या, तो प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी। Then 2 says, subsection 2, if the proclaimed person does not appear, proclaimed person नहीं आए, तुम नहीं आए, बाहर नहीं आए, खुशी नहीं आई, if the proclaimed person does not appear within the time specified in the proclamation, the property under the attachment shall be at the disposal of the state government, फिर तो प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। ठीक है, आपको जेल जाना पड़ेगा, आटा, सॉरी, गेहूं पीसना पड़ेगा। The property under the attachment shall be at the disposal of the state government, but it shall not be sold until the expiration of 6 months from the date of attachment and until any preferred claim or objection made under the under section 87 has been disposed of under that section, unless it is subject to speedy or natural decay or the court considers that sale would be for the benefit of the owner, in either of which cases the court may cause it to be sold whenever it thinks fit. सबसेक्शन 2 में आप खो गए होंगे। सबसेक्शन 2 बस इतना सा बोलता है कि बॉस अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं आता है तो प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट की। हाँ, लेकिन उसको बेका तब तक नहीं जाएगा जब तक 6 महीने नहीं गुजर जाते, क्योंकि 6 महीने में क्लेम प्रेफर करना है। और अगर किसी ने क्लेम प्रेफर कर लिया तो फिर तब तक नहीं उसको सोल्ड किया जाएगा, बेचा जाएगा, जब तक कि वो क्लेम ऑब्जेक्शन प्रेफर डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता, उसका कोई डिसीजन नहीं आ जाता। हाँ, लेकिन उसमें भी ये है कि ऐसा नहीं कि किसी ने क्लेम प्रेफर कर दिया है, ऑब्जेक्शन प्रेफर कर दिया है, या 6 महीने का इंतजार करना ही करना है। अब मान लो वो पेरिशेबल नेचर की है, मान लो वो स्पीडी नेचुरल डिके होना है उसका, तो फिर कुछ नहीं, फिर तो उसको क्या करेंगे हम सीधा, फिर तो बेचेंगे। या फिर द कोर्ट कंसिडर्स दैट सेल वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर। तो इन दो केसेस में कि जब नेचुरल डिके स्पीडी डिके हो सकता है, या फिर कोर्ट को लग रहा है इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर, हो सकता है कुछ ऐसा हो जिसका प्राइस अभी ज्यादा है, बाद में ज्यादा ना हो, देयर माइट बी सम सिचुएशन, अभी बेनिफिट मिल रहा है, बाद में बेनिफिट ना मिले। ठीक है, तो इट मे बी सोल्ड इन दैट केस, यही बोला जा रहा है। थर्ड थर्ड if within 2 months, if within 2 months from the date of attachment, any person whose property is or has been at the disposal of the state government under subsection 2 appears voluntarily or is apprehended, 2 months mark कर लेना, 2 महीने के अंदर अंदर अगर कोई, if within 2 months from the date of attachment,
अटैचमेंट जिस दिन से हुई, सेक्शन 84 में अटैचमेंट हुई होगी, सॉरी 85 में अटैचमेंट हुई होगी, तो अटैचमेंट जिस दिन से हुई उसके 2 साल के अंदर अंदर यदि कोई आ जाता है, वॉलंटरली आ जाता है, या उसको पकड़ लिया जाता है और वो कोर्ट के सामने आता है, उस कोर्ट के सामने जिसने अटैचमेंट किया था, या फिर उस कोर्ट के सामने जो सबॉर्डिनेट है इस कोर्ट के, और प्रूव कर देता है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सच कोर्ट दैट ही डिड नॉट एब्सकॉन्ड, वो भागा नहीं था, और ही कंसील हिमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ एब्सकॉन्डिंग, या फिर अपने आप को छुपाया नहीं था उसने, ठीक है, वारंट एग्जीक्यूशन के चलते, एंड दैट ही हैड नॉट सच नोटिस ऑफ द प्रोक्लेमेशन, और उसको तो पता भी नहीं था प्रोक्लेमेशन जारी है, as to enable him to attend within the time specified therein such property, or if such, और इफ द सेम हैज बीन सोल्ड द नेट प्रोसीड्स, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो प्रॉपर्टी, और यदि वो बेच दिया तो उसका पैसा, और इफ पार्ट ओनली देयर ऑफ हैज बीन सोल्ड, या फिर अगर थोड़ी सी बेची है, कुछ हिस्सा ही बेचा है, तो उसका पैसा, और जो बच गई है रेजिड्यू है प्रॉपर्टी की, वो shall after satisfying their from all cost incurred in consequence of the attachment, पैसा वैसा काटने के बाद जो भी खर्च हुआ होगा अटैचमेंट में, बी डिलीवर टू, तो उसको दे दी जाएगी, ठीक है। यानी 2 साल में आए और वो बताए कि मैं भाग नहीं रहा था, मुझे नोटिस नहीं था, मैं न मैं अपने आप को छुपा रहा था, न मैं भागा, न मैंने अपने आप को छुपाया, न मुझे कोई नोटिस था प्रोक्लेमेशन का, तो उस केस में हम उस इंसान को उसकी वो प्रॉपर्टी दे देंगे, खर्चा पानी काटने के बाद। दिस इज सेक्शन 88, रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। आई होप दिस इज गुड, ठीक है। 85 में आप खुद से लिख सकते हैं, देर इज नॉट मच दैट शुड बी डन, बस आप टाइम फ्रेम याद रखिएगा, एक 6 महीने का है और एक 2 साल का है, ठीक है, 6 महीने 2 साल। Then next section is 89. 89. Appeal from order rejecting application for restoration of attached property. Appeal from order rejecting application for restoration of attached property, any property referred to in subsection 3 of 88. 88 3 में जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, who is aggrieved by any refusal to deliver property, any person referred to in subsection 3 of section 88, अभी हम लिख देंगे सेक्शन 88 को भी मैं लिखवा दूंगा, आप बस सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, आपने एप्लीकेशन लगाई 3 में, 88 3 में, 88 3 किस बारे में था, कि 2 साल में कोई आया, कैसे आया, वॉलंटरली आया या उसको पकड़ के लाया, ठीक, कहाँ लाया, उस कोर्ट के सामने लाया जिस कोर्ट ने अटैच किया था प्रॉपर्टी को, या उसका कोई सबॉर्डिनेट, और उसने प्रूव कर दिया कि ना मैं भागा, ना मैंने अपने आप को छुपाया, ना मुझे नोटिस था कि प्रोक्लेमेशन है मेरे खिलाफ कोर्ट अटेंड करने के लिए, तो उसको जो है अब उसकी प्रॉपर्टी वापस दे दी जाएगी। तो उसने एप्लीकेशन लगाई कि सर मुझे दे दो मेरी प्रॉपर्टी वापस, 88 3 में लगाई एप्लीकेशन, बट उसकी उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 of section 88 who is aggrieved by any refusal to deliver property or the proceeds of the sale thereof may appeal to the court to which appeals ordinarily lie from the sentences of the first mentioned court। तो जिस कोर्ट की यहाँ बात हो रही है, जिस कोर्ट ने भी अटैचमेंट किया था, यानी जिस कोर्ट के सामने उसने एप्लीकेशन लगाई थी, उस कोर्ट से जहां भी अपील के प्रावधान हैं, ठीक है, उस कोर्ट से जहां भी अपील जाती है जनरली, अब आगे सीआरपीसी हम दैट इज बीएनएसएस पढ़ेंगे तो आगे पता चलेगा कहाँ किस कौन से कोर्ट से अपील जाती है, सीपीसी पढ़ेंगे, सीपीसी में भी लिखा हुआ है कौन सिविल कोर्ट के केस में कहाँ से कहाँ अपील जाती है, तो उस केस में उसी कोर्ट में जहां भी अपील यूजुअली जाती है, ऑर्डिनरीली जाती है, सेंटेंसेस से, फ्रॉम द सेंटेंसेस, ठीक है, क्रिमिनल केस में सेंटेंसेस से, उसी कोर्ट में इस कोर्ट की भी अपील हम पहुंचा देंगे। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड, इतना है बस। 88 में आप लिख लीजिए थोड़ा सा, 88 में आप लिख लीजिए,
सेक्शन 88, सेक्शन 88, ठीक। हम्म इसमें आप लिखेंगे 88(1) क्या कहता है, इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन, इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन, अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन, इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन appears within the time specified, the time specified in the proclamation, in the proclamation, comma, the court shall make an order, the court shall make an order, the court shall make an order releasing the property, releasing the property, releasing the property from the attachment, from the attachment। पढ़ भी लो इसको, ठीक है, सिर्फ लिखना नहीं है, पढ़ा करो। जैसे दोबारा पढ़ो मेरे साथ, if the proclaimed person appears within time specified in the proclamation। टाइम स्पेसिफाइड कितना दे रखा था, ये भी हमने लिखा कि जो टाइम स्पेसिफाइड है वो मिनिमम 30 डेज का है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि यहाँ 30 डेज लिखा है या 1 मंथ लिखा है, तो 30 डेज लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बहुत बार यही आ जाता है, 30 डेज या 1 मंथ, और फिर बहुत समस्या होती है, ठीक है। तो 30 डेज मिनिमम। तो अगर आ जाता है कोर्ट में तो रिलीज कर दो प्रॉपर्टी, क्योंकि हम चाहते भी यही, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट आर कोर्सिव एक्शंस ना, दे आर कोर्सिव एक्शंस टू मेक द पर्सन अपीयर बिफोर द कोर्ट, ठीक है जी। हम्म ओके, देन 88 subsection 2, what does it say? 88 subsection 2, just a minute, उसमें आप लिखिएगा, तो इसमें बोला जाता है कि प्रोक्लेम्ड पर्सन अगर नहीं आता है ना, तो इफ प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर, अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं आता है तब क्या, तो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी shall be at the disposal of the state government, property shall be at the disposal of the state government, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, the attached property, then the attached property, then the attached property will be at the disposal of of state government with following following guidelines, with following guidelines, ठीक है। क्या गाइडलाइंस है? गाइडलाइंस आर, इट शैल नॉट बी सोल्ड until द एक्सपायरेशन, कब उसको बेच दिया जाएगा, कब नहीं बेचा जाएगा। when to be sold, when, ऐसे लिखते हैं, when not to be sold, when not to be sold, when not to be sold, when to be sold, when to be sold, कब उसको बेच दिया जाए, कब नहीं बेचा जाएगा, इसके लिए until expiration of 6 months, जब तक कि 6 महीने नहीं हो जाते। 6 महीने कब से? फ्रॉम डेट ऑफ अटैचमेंट,
फ्रॉम डेट ऑफ अटैचमेंट, फ्रॉम डेट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, तब से। और दूसरा बात, इफ क्लेम ऑब्जेक्शन इज मेड, देन until until result of such claim objection comes, ठीक है, तब तक। when to be sold, if it is of, if it is of, it is of if it is of uh, mhm, of the nature, of the nature of speedy decay, speedy decay, ठीक है, पहला। और second, if sale would be for the benefit of, if sale would be for the benefit of owner, इन दो केस में बेच दोगे, इन दो केस में आप नहीं बेचोगे, यही बोला जा रहा है, ठीक है, 88 टू में, 88 टू में। और 88 थ्री क्या है, 88 थ्री क्या है, थ्री में बोला गया है कि भाई डेट ऑफ अटैचमेंट से, डेट ऑफ अटैचमेंट से अगर 2 साल में, डेट ऑफ अटैचमेंट से, डेट ऑफ अटैचमेंट से अगर 2 साल में पर्सन आता है, कैसे आता है, या तो वॉलंटरली आता है, पर्सन वॉलंटरली कम्स, और ही इज एप्रीहेंडेड एंड ब्रॉट, ठीक है, ब्रॉट, कहाँ ब्रॉट, बिफोर कोर्ट या सबॉर्डिनेट ऑफ टू कोर्ट, जिसने इशू किया, विच इशूड दी, विच इशूड दी प्रोक्लेमेशन, विच इशूड दी प्रोक्लेमेशन, ठीक है, विच इशूड दी प्रोक्लेमेशन, तो लाया जाता है उस कोर्ट के सामने या उस कोर्ट के सबॉर्डिनेट कोर्ट के सामने जिसने प्रोक्लेमेशन इशू किया था, और वो क्या कर देता है, एंड ही प्रूव्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट, एंड ही प्रूव्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट, सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट, क्या प्रूव कर देता है कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के में, दो बातें, न वो भागा, ही डिड नॉट एब्सकॉन्ड, न वो छुपा, he did not hide, he did not conceal himself, न वो भागा न वो छुपा, ठीक है, and he had no notice, and he had no notice of proclamation, उसे प्रोक्लेमेशन का कोई नोटिस नहीं था, ठीक है। देन द प्रॉपर्टी, उस केस में क्या होगा, ये सब केस में क्या होगा फिर, देन द प्रॉपर्टी और नेट प्रोसीड्स, देन द प्रॉपर्टी और नेट प्रोसीड्स ऑफ सेल, ऑफ सेल, जो भी प्रॉपर्टी की हुई हो, ठीक है, शैल बी डिलीवर्ड टू हिम, शैल बी डिलीवर्ड टू हिम, उसको वो दे दी जाएगी, वो खुश हो जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, आफ्टर डिडक्टिंग, आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट इनकर्ड, आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट इनकर्ड एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ अटैचमेंट, एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ अटैचमेंट,
इतना लिखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से मेंस में मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन 83 382 पढ़ने में समस्या कुछ लोगों को कर सकता है। तो जो बेरेक्ट चाहते हैं कि बेरेक्ट की आसान भाषा उनकी कॉपी में हो, उनके लिए मैंने ये लिख दिया है, वो यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, यू कैन गो बिहाइंड और गो फॉरवर्ड एज यू विश, जैसे आपको जरूरत हो। ठीक है, रिवाइंड कर लो, फॉरवर्ड कर लो। तो दैट इज इट, वी हैव डन टिल 89। नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, 90 से स्टार्ट करेंगे। 90, 91, 92, 93, these are some good sections. And then chapter 7 is their process to compel the production of things. This is very important. ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये पूरा कहाँ तक जा रहा है? दिस चैप्टर इज गोइंग टू 106, 108, 10 तक जा रहा है। अच्छा, ठीक है। पर हमें हमारे लिए जो जरूरी है वो 104 तक मान लो, 103 तक मान लो, मेनली 101 तक ज्यादा जरूरी है। We'll meet again in next class with different topics. See you. Bye bye. Keep studying.